वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले मोस्ट ट्रेंडिंग आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है जोमेटो। जोमेटो का आईपीओ आने वाला है। इस वीडियो में जानकारी लेंगे जोमेटो के बारे में, जोमेटो के पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे, वो स्टार्टअप काम कैसे करता है, फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे, वैल्यूएशन यहाँ पे कैसी है और लास्ट फंडिंग जो हुई थी उस पर क्या भाव पे शेयर पे यहाँ पे इशू किए गए थे, और यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे जोमेटो के पूरे बिजनेस का एनालिसिस और इंडस्ट्री को समझेंगे। पीयर कंपैरिजन में अपन लेंगे स्विगी को, और यहाँ पे आगे इस बिजनेस के अंदर क्या की रिस्क है, और आईपीओ में आप आरएचपी से आप यहाँ पे आईपीओ को एनालाइज कर सकते हो, स्टार्टअप कंपनीज को कैसे वैल्यू करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और हमारा एंड में हमारे इस आईपीओ पे ओपिनियन और लॉन्ग टर्म व्यू इस कंपनी पे हम लोग शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें सभी तरह के डिटेल्ड इनसाइट्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए। चलिए सबसे पहले अपन बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं आईपीओ की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जोमेटो का आईपीओ, जो कि अगर आप देखोगे तो ये खुल रहा है 14 जुलाई से यहाँ पे 17 जुलाई के लिए खुल रहा है, 14 जुलाई से 16 जुलाई के लिए खुल रहा है। इसमें अगर अपन देखें इसकी जो लिस्टिंग होगी 27 जुलाई को होगी। प्राइस बैंड यहाँ पे 76 रुपीज़ का रखा गया, 72 76, 195 शेयर्स का लॉट, 14,820 की यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन अमाउंट है। वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 9,375 करोड़ का आईपीओ, और इतना बड़ा जो आईपीओ आया था वो इससे पहले यहाँ पे एसबीआई कार्ड का आया था। एसबीआई कार्ड का 1 साल पहले लगभग जब आईपीओ आया था वो बहुत बड़ा आईपीओ था। तो यहाँ पे लिस्टिंग के यहाँ पे आप देखोगे तो अलॉटमेंट के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो रिटेल कोटा है वो केवल 10% है। इसके पीछे रीज़न है, यहाँ पे सेबी का एक रूल है जो कि कहता है अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है और आईपीओ के लिए आती है तो वो अपना यहाँ पे रिटेल कोटा यहाँ पे 10% से ज़्यादा नहीं रख सकती। तो इस कारण से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। अच्छा, ये पैसा किस लिए जुटाया जा रहा है? ये बेसिकली इसमें 9,000 करोड़ यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के लिए है, बाकी 375 करोड़ यहाँ पे जो शेयर्स यहाँ पे इन्फो एज बेच रहा है। तो ये सारी बातें हो गई जोमेटो के बेसिक डिटेल्स में। अब अपन पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। यहाँ पे अपन कंपनी के ये आरएचपी है, आप देख सकते हो। आरएचपी बहुत ही डिटेल्ड होता है, बट यहाँ पे उसको क्रक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पे बात करेंगे, तो ये कंपनी का बिजनेस है। इस वीडियो में अपन पहले बिजनेस को अभी जान लेंगे। अच्छा, बिजनेस की बात करें, इंटरनेट अगर आप देखोगे लीडिंग फूड सर्विसेज जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो उसमें काफ़ी ग्रोथ देखी गई है लास्ट ईयर ड्यू टू पैंडेमिक। इंडिया के अंदर अगर अपन देखें इनके पास जो टोटल 32 मिलियन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मंथली एक्टिव यूजर्स रहे हैं। और वहीं पे कंपनी के पास जो टोटल यहाँ पे अगर अभी तक की जो लिस्टेड यहाँ पे रेस्टोरेंट पार्टनर्स है 3,89,000 यहाँ पे लिस्टेड पार्टनर्स है। 525 सिटीज़ में काम करती है, 23 कंट्रीज़ में यहाँ पे है। और यहीं पे अपन देखेंगे तो ये मोस्ट डाउनलोडेड फूड्स डिलीवरी ऐप है अगर अपन बात करें 2021 के लिए। अच्छा, मंथली एक्टिव यूजर्स अगर अपन देखें तो 32 मिलियन है, जैसे कि मैंने बताया। ट्रांजैक्टिंग यूजर्स 6.8 मिलियन है। ट्रांजैक्टिंग यूजर्स मतलब क्या हुआ? एक्टिव यूजर्स तो वो जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आए बट यहाँ पे ट्रांजैक्ट नहीं किया, कुछ खरीदा नहीं। ट्रांजैक्टिंग यूजर्स वो होते हैं जो यहाँ पे असली में फूड खरीदते हैं। वहीं पे जीओवी यानी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो कितनी रही है, पूरे साल में कंपनी ने 94,000 मिलियन का यहाँ पे कारोबार किया है, जो कि 15% से डीग्रोथ देखने को मिली है। टोटल ऑर्डर यहाँ पे 238 मिलियन आए हैं। अगर आप देखोगे इसके अंदर जो ग्रोथ है वो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली हिट हो गई है, 40% से कम यहाँ पे वो हुई है। यहाँ पे टोटल इनकम जो है कंपनी की, जो टोटल रेवेन्यू की बात करें 21,000 मिलियन का है, जो भी 22% से कम हुआ है 2021 में। बट इबिटा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉजिटिव है, वो ये है कि इबिटा पहले 22,000 नेगेटिव था, अब यहाँ पे केवल 3,000 मिलियन से ही नेगेटिव रह गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे जोमेटो के यहाँ पे आईपीओ में मेरे को अच्छी लगी कि इनका जो इबिटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो अब उसमें लॉस कम होता जा रहा है। और यहाँ पे अपन इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इबिटा ये कैसे यहाँ पे इतना कम हुआ है। अच्छा, इनके 4 यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सर्विसेज का है, 4 बिजनेस है इसमें। यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला फूड डिलीवरी है, फिर डाइनिंग आउट है, फिर जोमेटो प्रो है और हाइपर क्योर है। सबसे बड़ा तो फूड डिलीवरी है। फूड डिलीवरी के अंदर इनके पास कस्टमर्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कस्टमर्स रहे हैं, अगर अपन देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 6.8 मिलियन यहाँ पे अगर आप देखोगे हर मंथ यहाँ पे टोटल कस्टमर्स यहाँ पे ऑर्डर करते हैं। और उसमें से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके पास 6.8 मिलियन यहाँ पे जोमेटो की ऐप के ऑर्डर्स हैं। डिलीवरी पार्टनर्स की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे इनके पास 1,68,000 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। और वहीं पे अगर रेस्टोरेंट पार्टनर्स इन द मार्च की बात करें तो 1,48,000 है। 1,48,000 3,89,000 से आप कंपेयर कर सकते हो कि टोटल जो यहाँ पे 3,89,000 एक्टिव पार्टनर्स यहाँ पे थे रेस्टोरेंट की, उनमें से अभी केवल 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। अब इसके पीछे इंपैक्ट हो सकता है लॉकडाउन का, और कुछ लोग अभी यहाँ पे आप देखोगे तो NRAI नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने
यहाँ पे इसके जोमेटो और स्विगी के खिलाफ एक मोर्चा चला रखा है आप कह सकते हो, जिसमें वो लोग अब यहाँ पे सितंबर में प्लान कर रहे हैं कि वो खुद का एक ऐप लेके आएंगे, है ना। तो रेस्टोरेंट वाले खुश नहीं है जोमेटो वगैरह से, उनको थोड़ा नुकसान वगैरह होता है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे सबका व्यू पॉइंट अलग अलग, किसी को बिजनेस ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। फूड डिलीवरी बिजनेस को कैसे आप यहाँ पे देखते हो, क्या क्या जोमेटो कैसे कमाता है, तो बहुत सिंपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काम है। सबसे पहले अपन देखते हैं जोमेटो को, एक तो मेन जो बिजनेस होता है वो कमीशन का होता है, और दूसरा यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का होता है। 1 और 6 यहाँ पे कंपनी कमाती है, कैसे 1 यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 यहाँ पे लिया जाता है कस्टमर से, जिसमें से अगर अपन 1 भी देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ यहाँ पे फूड रेस्टोरेंट को चली जाती है। फिर यहाँ पे जो 3rd नंबर का होता है पैकेजिंग चार्जेस भी फूड रेस्टोरेंट को जाते हैं, और 6 नंबर की यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग इनकम होती है जो यहाँ पे रेस्टोरेंट जोमेटो को पे करता है, वो क्या होती है कि अभी जोमेटो के आप ऐप खोलते ही आपको मुंबई में डालते हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको पर्टिकुलरली हमेशा वही दिखते हैं, तो वो किस रेस्टोरेंट को सबसे आगे दिखाना है उसके लिए भी एक प्रीमियम लगता है, तो वो एक एडवर्टाइजिंग होती है। जितना यहाँ पे जोमेटो के ऐप पे कोई रेस्टोरेंट ज़्यादा फीचर होगा उसका बिजनेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। वहीं पे फिर यहाँ पे पैकेजिंग चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस और टिप वगैरह दी जाती है डिलीवरी पार्टनर को, और यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा इनका आईपीओ ये पूरा फूड डिलीवरी का इकोनॉमिक्स है। अच्छा, डाइनिंग आउट वाला बिजनेस क्या है, जिसमें टेबल बुकिंग्स और यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे अपना बुक कर सकते हैं, और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वो इनको रेवेन्यू भी देता है, रेवेन्यू शेयर देता है। उसके पीछे क्या होता है, जैसे अपन ने पहले जोमेटो गोल्ड चलता था ना, तो वो डाइनिंग आउट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब यहाँ पे जोमेटो प्रो आ गया है जो डाइनिंग आउट और यहाँ पे डिलीवरी दोनों पे है। डाइनिंग आउट वाला जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है, बट अभी कंपनी ने अगर आप देखोगे तो बताया कि यहाँ पे 3.3 मिलियन यहाँ पे इनकी है ना लगभग यहाँ पे बुकिंग्स हुई थी 2021 के अंदर, और वहीं पे फिस्कल 2020 के अंदर यहाँ पे 12.2 मिलियन बुकिंग्स हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो गया है। बट कंपनी के साथ अभी 8,000 से ज़्यादा यहाँ पे कस्टमर्स पार्टनर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। B2B सप्लाईज हाइपरक्योर, अभी आप देखोगे तो कंपनी ने रिसेंटली ग्रोफर्स के अंदर पैसा लगाया था, ठीक है, ग्रोफर्स में पैसा अभी इन्वेस्ट किया है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो B2B सप्लाईज हाइपरक्योर वाला क्या काम है, ये बेसिकली रेस्टोरेंट्स को जो भी तरह तरह के रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, भले आटा हो या सब्जी हो, तो वो काम करता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी करती है। बट ये जो बिजनेस है ओवरऑल यहाँ पे केवल 140 यहाँ पे जो रेवेन्यू है इससे वो केवल 1000 मिलियन का है, ठीक है ना, मतलब अभी अगर आप देखोगे 2000 मिलियन का, जो कि ओवरऑल रेवेन्यू का केवल 10% है। अच्छा, इसके बाद जोमेटो प्रो है जो कि एक प्रीमियम प्लान है, यहाँ पे इसमें एडिशनल डिस्काउंट्स और एडिशनल यहाँ पे ऑफरिंग्स दी जाती है प्रीमियम कस्टमर्स को। कोविड-19 के कारण इनका इम्पैक्ट हुआ है। अगर आप देखोगे जियोवी के अंदर यहाँ पे जो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली है, देखो पिछला जो यहाँ पे बिना कोविड वाला जो अपना क्वार्टर था उसको अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो अभी यहाँ पे है ना अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर ऑफ FY21 को अभी इससे आप कंपेयर करते हो तो एक अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे जो लॉकडाउन के कारण इम्पैक्ट हो रहा था वो तो हो गई, बट यहाँ पे जोमेटो का ओवरऑल बिजनेस विदाउट पेंडेमिक यहाँ पे काफ़ी अच्छा चला है। वहीं पे इनकी कम्युनिटी कस्टमर्स वगैरह और वो सारी चीज़ें, डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में बात कर चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या होता है, डिलीवरी पार्टनर और रेस्टोरेंट पार्टनर्स कल को कोई भी कांड करते हैं, कांड मतलब अब आप देखोगे कभी वेज की जगह नॉन वेज चला गया, या फिर कोई डिलीवरी पार्टनर ने गलत तरीके से बिहेव कर लिया, या रेस्टोरेंट पार्टनर ने कुछ मिलावटें कर दी, ये सारे अगर इवेंट्स होते हैं और ये बहुत है ना सोशल मीडिया पर फट से वायरल हो जाता है। अभी थोड़े टाइम पहले एक डिलीवरी पार्टनर का यहाँ पे केस हुआ था, तो ये सारे चीज़ें जो है ना ये जोमेटो के जोमेटो के शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट करने वाली है, और जोमेटो की रेपुटेशन खराब होगी तो यहाँ पे शेयर प्राइस टूट सकता है। तो इस तरह के कभी भी इवेंट होते हैं ना, यहाँ पे कोई भी मान लीजिए जो NRA रेस्टोरेंट्स वगैरह भी अगर ज़्यादा विरोध करेंगे तो जोमेटो की प्राइस खराब होगी। तो अब ये नई नई कंपनीज़ के नए नए तरीके हैं जो इम्पैक्ट होते हैं। उसके बाद ये कंपनी अब क्या होता है कि जितना ज़्यादा रेस्टोरेंट आएंगे उतने ज़्यादा कस्टमर आएंगे, उतने ज़्यादा कस्टमर आएंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, तो ये एक साइक्लिकल बिजनेस है, ये ऐसे चलता है। तो इस तरीके से मोर डिलीवरी ट्रांजेक्शन्स होंगे, मोर यहाँ पे रेस्टोरेंट जुड़ेंगे, मोर कस्टमर्स होंगे, तो मोर कस्टमर से तो मोर रेवेन्यू होगा। सो दिस इज़ अ साइक्लिकल हाउ इट वर्क्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये चार्ट क्या बोलता है, जो बंदा 2017 में हमारे पास जुड़ा था, 2017 में जो कस्टमर आया था, वो आज की तारीख में कितना यहाँ पे हमसे बिजनेस कर रहा है, ठीक है। मान लो मैं 2017 में जुड़ा था तो मैं 100 रुपये का सामान मंगाया था। अब मैं यहाँ पे जो टोटल मेरा स्पेंड है ईयर 5, मेरे को आज 5 साल हो गए, तो मैं यहाँ पे 290 का मंगा रहा हूँ। तो ये है बेसिकली कस्टमर रिटेंशन। तो ये अगर आप फिस्कल 2020 को अगर छोड़ दो तो यहाँ पे जो तीनों साल के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। जो 2019 में आए थे उन्होंने कैसी ग्रोथ हासिल करी है, और 2018 में जो आए थे उनकी कैसी ग्रोथ है। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 अगले 5 साल के कंपनी ने ऐसे कुछ बताया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट था। अच्छा,
इसके बाद यहाँ पे जो इनकी एडवर्टाइजिंग और यहाँ पे सेल्स प्रमोशन की यहाँ पे वो है एक्सपेंस है, वो यहाँ पे 24% रह गई, जो लगातार यहाँ पे कम होती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत ही की फैक्टर होगा जो अपने को ट्रैक करना है। ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, अगर कम हो गया तो क्या होता है, ये ऐसी कंपनी है जिनको अपना एडवर्टाइजिंग तो करना ही पड़ेगा, है ना, तो ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जोमेटो यहाँ पे क्यों यहाँ पे एबिटा उसका कम हो गया, ये मेरा मोस्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई मैट्रिक है ना तो वो ये है। अच्छा, मैट्रिक क्या है, देखो जोमेटो मान लीजिए 43 रुपीज़ पर एक ऑर्डर पे कमा रहा है अभी, जिसमें से 15 रुपये डिलीवरी चार्ज के आते हैं, टोटल इतने रुपए आते हैं। उसमें से 52 रुपीज़ डिलीवरी कॉस्ट लगती है, 21 रुपीज़ डिस्काउंट और थोड़े बहुत वेरिएबल कॉस्ट मिला के इनको एंड में लॉस हो रहा था। ये 2020 का था। 2021 में गणित उल्टी हो गई, अब इनको हर ऑर्डर पे 20 रुपये का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। ये आप कह सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट है, और लगभग ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ये 4.1% का है एज अ टोटल परसेंट ऑफ जीओवी। तो ये अगर आप देखोगे तो टोटल करीबन 5 से 4% के बीच में चलता है। तो जिनका जीपीएम अगर आप देखना चाहते हो तो ये है। बाकी इनकी ऐप्स वगैरह के बारे में बताया है और ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, इंडिया में अगर आप देखेंगे अपन तो इनका जो फूड का पेनिट्रेशन है डिलीवरी का, वो बहुत 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 कम है एज़ कम्पेयर टू अगर अपन देखें इंटरनेट इंडिया में जो पेनिट्रेशन है अभी 49% है, वहीं पे चाइना में 68% है। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन भी इंडिया में कम है, और ये आने वाले टाइम में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, ये बहुत ज़्यादा है। और इसलिए यहाँ पे जोमेटो का अगर अपन देखेंगे आईपीओ सबसे महंगा है अगर अपन डोर डैश या फिर म्यूटेंट से कंपेयर करें, जो कि है ना दो सबसे बड़ी अगर आप देखोगे तो लिस्टेड फूड डिलीवरी कंपनीज है। तो क्योंकि क्या है, इंडिया में अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इंडिया में अभी 70 करोड़ लोग यहाँ पे इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसमें से केवल 280 लगभग 28-30 करोड़ लोग ही यहाँ पे अभी भी है ना ये फूड डिलीवरी सर्विसेज वगैरह और यहाँ पे अदर सर्विसेज यूज़ करते हैं। वहीं पे बाहर अगर आप देखोगे तो 80% है चाइना के अंदर। ऐसे ही अगर अपन इसको और कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो फूड पेनिट्रेशन है, मतलब ऑनलाइन फूड डिलीवरी यूजर्स है, वो बहुत कम है और टोटल पॉपुलेशन के केवल 9% लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब अगर आप एक्सेस टू पॉपुलेशन देखोगे और बाकी वैसे देखते हो तो ये आप देख सकते हो। तो इंडिया में एक्सेस टू इंटरनेट का अगर आप देखोगे तो केवल 9% लोग ही यहाँ पे अभी भी फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, जबकि यूएस और चाइना में बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह का सेम अंडर पेनिट्रेशन के कारण अपन ने देखा था नज़ारा टेक्नोलॉजी, जो कि एक अलग एक और स्टार्टअप था, उसका भी आईपीओ बहुत महंगा था, उसका भी टेंसेंट से ज्यादा वैल्यूएशन था, क्योंकि इंडिया में ना ग्रोथ बहुत ज्यादा है, पेनिट्रेशन बहुत कम होने के कारण ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। तो ये भी 2020 का डेटा है, पहले वाला 2019 का था। तो ये पूरा इनका बेसिकली बिजनेस है और इंडस्ट्री की ग्रोथ को इन लोग ने यहाँ पे बीट किया है। अगर आप देखोगे ब्लू वाला जो चार्ट है वो इंडस्ट्री की ग्रोथ है और ये वाला जो चार्ट है ये इनकी ओवरऑल ग्रोथ है। तो जोमेटो ने इंडस्ट्री की ग्रोथ को यहाँ पे बीट किया है। बाकी की रेगुलेशंस वगैरह दे रखे हैं और ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे की मैट्रिक्स मैंने आपको बताए थे। तो ये पूरा का पूरा हो गया अपना बिजनेस के बारे में बात। अब अपन चलते थोड़ी बहुत यहाँ पे इनके कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कंपनी ने बोला है अपने ऑब्जेक्टिव्स में, एक तो 9,000 करोड़ में से कुछ करीबन यहाँ पे कंपनी अपने नेट प्रोसीड्स में से करीबन 675 करोड़ तो यहाँ पे 6,750 करोड़ तो अपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ में यूज़ करेगी। अच्छा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है, कंपनी ने बोला है कि एक तो हम लोग है ना मर्जर एंड एक्विजिशंस यहाँ पे करने के लिए रेडी हैं, हम लोग कंटिन्यूसली उसके लिए लुकआउट करते रहेंगे। कंपनी ने अभी थोड़े टाइम पहले एक जो डिलीवरी बेस्ड स्टार्टअप खरीदा था, तो कंपनी ने अभी जोगो को एक्वायर किया था, ठीक है। उससे पहले कंपनी ने ऊबर को किया था, ऊबर इंडिया के बिजनेस को ले गई थी। फिर यहाँ पे CTPL और टंगस्टन को लिया था। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी एक तो जोमेटो एक तो इस तरीके के काम कंपनी बोल रही कि हम लोग करेंगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ में अपन ने बात किया कि कोई बड़ी बड़ी मतलब स्टार्टअप कंपनीज को खरीद सकती है। फूड पांडा जैसे अभी आप देखोगे तो बंद हो गया था, है ना, उसको ओला वगैरह ने खरीद लिया था। तो ये सारी चीज़ें हुई है। तो अभी आप एक और उसके बाद ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कस्टमर और यूज़र एक्विजिशन, उसमें भी बहुत पैसा लगता है। डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाएगी, फिर वहीं पर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी और इस तरह के ये सारी चीज़ें करेगी। फिर इनऑर्गेनिक ग्रोथ में कंपनी ने बताया था हम लोग ने कौन कौन सी कंपनीज करी है, तो ये 2-3 कंपनीज है, इसके बारे में कंपनी ने डिस्क्लोज किया था। उसके बाद जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी काम करेगी। अच्छा, की फिनेंशियल मैट्रिक्स अगर अपन देखेंगे तो ये आप देख सकते हो। इसमें अभी क्या है, कंपनी का एक तो नेटवर्थ पिछली बार से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न है, कंपनी ने बहुत ज़्यादा फंडिंग उठाई थी अभी आईपीओ से पहले भी 2021 में, ठीक है। 80,000 का यहाँ पे ओवरऑल इनका टोटल यहाँ पे अभी नेटवर्थ हो गया है। और प्राइस टू बुक रेशो की अगर आप बात करते हो तो अभी यहाँ पे जो नेट असेट वैल्यू पर शेयर है वो 15 रुपये है और जो अपना आईपीओ का प्राइस है वो इसका करीबन 76 रुपीज़ है। तो प्राइस टू बुक रेशो यहाँ पे 5 का आता है, जो कि बहुत ही अगर अपन देखें एज कम्पेयर टू यहाँ पे वैल्यूएशन ठीक ठाक है। इसको अगर मानते हैं, कंपनी ने अपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को पे ऑफ कर दिया, बट यहाँ पे कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में कन्वर्ट कर लिया है। वहीं पे
कंपनी का जो रीस्टेटेड लॉस है वो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि अगर आप देखोगे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस थे, 2020 में भी काफ़ी अच्छे लॉस थे, बट अभी कंपनी ने इसको लगभग 1/3 कर लिया है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का इंपैक्ट हुआ है, बट यहाँ पे कम रेवेन्यू पे कंपनी ने कम लॉस किया है, तो वो भी एक चीज़ है जो अपने को कंसिडर करनी चाहिए। इसमें अगर अपन देखिए जो इन्फो एज है, जो कि यहाँ पे 375 करोड़ रुपये के शेयर्स बेच रहा है, उसका लगभग 18% स्टेक है और वो कंपनी में बेच रहा है। और उसने, अगर आप जानना चाहते हैं कितने रुपये में शेयर एक्वायर किया है, तो उसने केवल 1 रुपये में शेयर एक्वायर किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने डिस्क्लोज भी किया है 1.16 रुपीज़ में यहाँ पे उन लोग ने यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे किया है। अच्छा, कंपनी के पास करीबन 95 करोड़ की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ है, जो अलग अलग तरह के लीगल मैटर्स के थ्रू है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे इसके अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का क्या सीन है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का सीन ये है कि कंपनी के अंदर लगभग अभी 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू ही यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं। अच्छा, इनकी जो बैलेंस शीट है, मैं बैलेंस शीट भी बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग अपन देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी बैलेंस शीट का मेजर पोर्शन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अदर इंटेंजिबल एसेट्स और गुडविल में है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंपनी के पास है नहीं। कंपनी सारा जो पैसा अगर आप देखोगे तो लीज्ड आउट करती है, इनके पास कोई ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो टोटल नॉन करंट एसेट्स में जो ये वाली एसेट्स है, जो असली में एसेट है, वो तो बहुत कम है। ठीक है, तो ये करीबन कुछ लीज एसेट्स है और ये इनकी ओरिजिनली ओन्ड एसेट्स है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश पड़ा है। इसमें अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट्स करीबन 22,000 मिलियन का है और फिर कैश बैलेंस करीबन 3,000 मिलियन का पड़ा है। फिर बैंक बैलेंस अगर आप देखते हो तो इनको जोड़ के लगभग 30,000 मिलियन तो कंपनी के पास ऐसे ही पड़ा है। अब आप सोचोगे कि 9,000 मिलियन का फिर आईपीओ क्यों लाया जा रहा है। ऑलरेडी कंपनी के पास कैश है, डेप्ट वगैरह इनकी बहुत कम है। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। कंपनी को लग रहा है एक तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही होगी। दूसरा, 2020 में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आया था, सभी टेक कंपनीज यहाँ पे बढ़ गई थी। अब कंपनी को लग रहा है और थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया और थोड़ा अभी अगर इस मोमेंट में अगर अपन ने एक्सपेंड किया तो अपने को काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये कंपनी के कुछ एक्सपेक्टेशंस है और इस पर ज़्यादा कंपनी ने कुछ अभी है ना डिस्क्लोज भी नहीं किया है कि हम लोग ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इनका जो आईपीओ मीट का टेक अवे था वो हम लोग ने वहाँ पे डाल दिया है। उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें है नहीं। लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बताया बहुत कम लाइबिलिटीज़ है कंपनी की ओवरऑल एज कम्पेयर टू टोटल बैलेंस शीट साइज और ये सारी चीज़ें। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह अगर आप देखते हो तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है। कंपनी लॉस मेकिंग है तो वो सारी चीज़ें इंपैक्ट हो जाती है। ठीक है, अभी ये हो गया ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का। ये अगर आप देखोगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैंने बता दिया था कैसे कैसे रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव रहा है और इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो भी नेगेटिव रहा है क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा अपना पैसा अभी अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स और डेप्ट और इन्वेस्टमेंट्स में कर रखा है। उसके बाद फाइनेंसिंग से कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव रहा है क्योंकि कंपनी ने लगभग अगर आप देखोगे 66,000 करोड़ के टोटल यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे पैसा उठाया। 66,000 मिलियन कंपनी ने पैसा उठाया था अपने उससे प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके। अभी यहाँ पे कंपनी में एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वैल्यूएशंस। अच्छा, क्या वैल्यूएशंस है आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा बट मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, लास्ट कंपनी का जो वैल्यूएशन आया था $5 बिलियन पे आया था, जिसके मुताबिक करीबन 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन आती है। अभी अगर कंपनी के आईपीओ प्राइस को टोटल शेयर से अगर अपन वो कर दे तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन बैठती है 59,000 करोड़ की बैठती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वैल्यूएशन है ये फरवरी का है और अभी ये है। अगर आप देखोगे 50% राइज इन वैल्यूएशन आ गया आईपीओ में और इसलिए ये आईपीओ इतना ज़्यादा महंगा है, इसलिए इसका जीएमपी भी 20-25% चल रहा है और इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि आईपीओ महंगा है और ज़्यादा यहाँ पे आप लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जितनी जोमेटो के आईपीओ ने मतलब न्यूज़ बनाई है उतना उसका जीएमपी नहीं है और उतना ही उसका लिस्टिंग गेन भी नहीं होगा। अच्छा, अब वैल्यूएशन आप सर शेयर प्राइस में बताओ, शेयर प्राइस में कितनी है। 3 लाख रुपए का कंपनी ने पहले 4 फरवरी 2021 में शेयर इशू किया था। उस शेयर को आप कंपनी ने यहाँ पे बोनस इशू करके 6,700 शेयर में बदल दिया। अगर आप 3 लाख को 6,700 से डिवाइड करोगे ना तो लगभग 44 रुपए का इक्विटी शेयर का प्राइस आ रहा है और अभी 76 रुपीज़ पे आ रहा है। अब आप बोलोगे थोड़ा बहुत जो वैल्यूएशन का डिफरेंस आएगा ना $5.4 बिलियन मतलब 40,000 से 60,000 करोड़ का और 44 का 76 का इसलिए आ रहा है क्योंकि ये केवल इक्विटी की प्राइस है, इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स भी है। एक बहुत बड़ा इवेंट ये हुआ है कि कंपनी ने अपने सारे प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करके अब यहाँ पे इक्विटी में तब्दील कर दिया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी ने बहुत तरह तरह की फंडिंग ली है, इनके जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं और आने वाले टाइम में भी कंपनी बहुत बार है ना एक्विजिशन ऐसे भी करती है कि अगर आप देखोगे तो है ना शेयर इशू कर देती है अपने और कैश में काम नहीं करती है। तो वो सारी चीज़ें कब इंपैक्ट करेगी, मान लो 100 करोड़ की कोई कंपनी उसको खरीद रहे हैं, उसके लिए कंपनी ने 150 करोड़ रुपए के शेयर इशू कर दिए मार्केट प्राइस से अगर अपन देखेंगे तो वो यहाँ पे है ना चीज़ें इंपैक्ट कर सकती है कंपनी के शेयर प्राइस को और इसलिए यहाँ पे है ना ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और अपने को ये सब चीज़ें अब ध्यान रखनी स्टार्टअप के आईपीओज में। अच्छा, इन्फो एज से लेके अगर आप उबर
सिकोया कैपिटल, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी तरह की बाहर की कंपनीज है जिन्होंने इसमें पैसा लगा रखा है। अपने को यहाँ पे की फैक्टर क्या होगा, एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट देखनी पड़ेगी जो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे कि इनमें कौन कौन सी बाहर की कंपनीज बड़ी बड़ी आती है, ठीक है। और यहाँ पे दीपेंद्र गोयल जो इनके फाउंडर हैं, उनका 5% लगभग स्टेक है इस कंपनी के अंदर, 5 से 4% के बीच में इनका स्टेक आता है, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, कंपनी के अंदर प्रमोटर्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये एक प्रमोटर नहीं है इस कंपनी में, कंपनी ने दीपेंद्र गोयल को भी प्रमोटर क्लासीफाई नहीं किया है। तो बाकी ये सारी कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न की ये सब चीज़ें बातें हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक जो लोग बाग पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे आप वो बताइए स्विगी से इसका कंपेरिजन कैसा है। तो ये आप देख लो, स्विगी से बराबर ही चल रहा है, वो 523 शेयर में है, ये 556 शेयर में है। इनका FY20 का लॉस यहाँ पे कम था, अगर आप कंपेयर करते हो स्विगी का रेवेन्यू ज़्यादा था और लॉस भी ज़्यादा था, तो वो सारी चीज़ें। मार्केट शेयर अगर आप देखते हो इनका 45% है लगभग और उसका 47% है। बट यहाँ पे मैं बोलूँगा स्विगी अभी भी है ना जोमेटो से पीछे है, मैं बोलूँगा, क्योंकि डाइन आउट वगैरह अगर आप देखोगे और ये सारे जो काम होते हैं ना, ये जोमेटो ज़्यादा कर रही है और जोमेटो में ज़्यादा दम भी है, और इसकी वैल्यूएशंस भी अगर आप देखोगे तो एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जोमेटो की ज़्यादा, और जोमेटो ने कम लॉस यहाँ पे बर्न किया है, मतलब कम लॉस यहाँ पे बुक किया है, तो वो सारी चीज़ें होती है। अच्छा, इसके अलावा इस कंपनी के अंदर क्या क्या की रिस्क है, रिस्क क्या क्या हो सकती है। अब रिस्क कैसे होती है, जैसे कि मैंने बताया ना, वो कभी भी डिलीवरी पार्टनर वो वाले लफड़े हो गए, इनका इंटरनेट ऐप डाउन हो गया, और वो सारी चीज़ें इंपैक्ट होती जाएगी। अगर यहाँ पे और नए नए IPOs आ गए, अभी क्लाउड किचन से इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे वो मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि अपन ने देखा है बहुत तरह की अभी कंपनी है ना, जैसे फैसोस वगैरह है, ये सारी बहुत ज़्यादा बड़ी क्लाउड किचन्स हैं जिनसे इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है। और यहाँ पे अगर कोई और नई कंपनी, जैसे कि अभी अमेजॉन यहाँ पे फूड बिजनेस में, ऑनलाइन फूड बिजनेस में आ चुकी है और लगभग वो 4-5 शेयर में काम करने लग गई। अगर अमेजॉन के पास तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा डालेगी तो इन दोनों के बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा। और यहाँ पे बहुत तरह की और भी चीज़ें हो सकती है, कभी ऐप डाउन वगैरह जो मैंने बताया ना, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे लोग बात पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे IPOs स्टार्टअप्स के अभी क्यों आ रहे हो, बाकी सारे अभी भी क्यों आ रहे हैं। इंडिया में एक तो इंटरेस्ट रेट है ना बहुत कम हो चुका है, इसलिए शेयर मार्केट में लोग बाग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो प्रमोटर्स और उनको क्या लग रहा है कि इस बुल रन में अपन अपनी कंपनी का अच्छा वैल्यूएशन अगर गेन कर लिया तो अपने को ज़्यादा पैसा कमाने को मिल जाएगा, तो ये एक चीज़ें होती है। और दूसरा, अपन ने देखा है जोमेटो का एग्जांपल ले ले तो उसकी प्री IPO वैल्यूएशन और पोस्ट IPO वैल्यूएशन बहुत फर्क हो गया है, 50% से यहाँ पे लगभग बढ़ गई है। तो इसके पीछे क्या इंपैक्ट होगा कि अब आने वाले टाइम में कंपनी के सीधे वैल्यूएशन ही बढ़ गए है ना। वैसे ही नज़ारा टेक्नोलॉजीज में देखा तो ये सारी चीज़ें इंपैक्ट कर रही है। स्टार्टअप के IPOs में आपको यहाँ पे ना लॉस वगैरह नहीं देखना है, लॉस और नेट प्रॉफिट वगैरह अगर आप उनकी बैलेंस शीट और फिनेंशियल्स देखने चले गए ना, तो आप कभी भी स्टार्टअप्स को यहाँ पे सही जज नहीं कर पाओगे। उनका सिंपल रीजन है, उनकी ग्रोथ देखो, कस्टमर्स की ग्रोथ देखो, उसके मार्केट शेयर की ग्रोथ देखो, उसके यहाँ पे एक्विजिशंस देखो, उनमें यहाँ पे आप फिगर्स कम देखो, बिजनेस ज़्यादा देखो, है ना। देखो वो लॉस तो है ही उनको, ठीक है। अमेजॉन भी 2004 में जाके फुल्ली यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनी थी, इतने समय के 10 साल के बाद। तो ये सारी चीज़ें इंपैक्ट करती है। तो यहाँ पे ग्रोथ और रेवेन्यू के टर्म्स में ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा देखनी चाहिए, मार्केट शेयर के अंदर ग्रोथ देखनी चाहिए, कंपनी क्या क्या नए प्रोडक्ट वगैरह लॉन्चेस करती है। अगर मान लीजिए जैसे कोई क्लाउड किचन लॉन्च किया तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जोमेटो के IPO में इम्पैक्ट करेगा। अब आपका क्या, मेरा क्या ओपिनियन है, इसके लिए बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। ये IPO का साइज़ बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको सभी को यहाँ पे एक अच्छा खासा अलॉटमेंट भी मिल जाएगा। 27 जुलाई के करीब इसकी लिस्टिंग बताई जा रही है। तो उसके बाद जैसे अभी IPO खुलेगा, एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट वगैरह आ जाएगी, तो हम लोग एक 5 पॉइंट एनालिसिस, छोटा एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के दौरान हम लोग ने वैसे भी पूरे IPO को समझ लिया है, जोमेटो काम कैसे कर रहा है वो सब समझ लिया है, इनके मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई खास इश्यूज तो अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है, जो एक नॉर्मल स्टार्टअप में होते हैं वो सब चीज़ें हैं। इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, जो यहाँ पे अपने को बैट करना चाहिए। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचता है तो बिल्कुल यहाँ पे बाय बनता है। मैं बोलता हूँ अगर 100-110 पे भी अगर लिस्ट होता है, 20-25 जो अगर अपन देखें GMP को ऐड करके, तो भी एक लॉन्ग टर्म बैट है। इसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहेगी, आपको पता है स्टार्टअप IPOs देखो, कोई भी तरह के अगर है ना लॉस वगैरह ज़्यादा होते हैं तो ये सब ज़्यादा हिलेंगे। बट अपने को यहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हो तो ये बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, और न्यू एज कंपनीज जिसका भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम चल रहा है, तो ये न्यू एज कंपनी है। वैसे ही नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ है, इसके बाद हम लोग नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का गेमिंग इंडस्ट्री का पूरा एनालिसिस लेके आएंगे इसी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें के साथ अपन ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप बिल्कुल लगाइए इस IPO में,
और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और यहाँ पे प्लीज़ हमारा वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतना डिटेल्ड एनालिसिस लगभग हमने 20-25 मिनट ज़रूर लिया आपके, बट यहाँ पे हमने आपको पूरा का पूरा IPO सिस्टम समझा दिया है। और हम लोग ने आज सारा एनालिसिस यहाँ पे DRHP से RHP से किया है। बाकी लोगों की तरह हम लोग केवल IPO डिटेल्स बता के आपका यहाँ पे समय आपका वेस्ट नहीं किया। हमने बहुत सारी चीज़ें नई नई भी जानी है और नई नई हमने भी समझी, मैंने भी समझी, तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहाँ पे सभी तरह के आपको स्टॉक मार्केट अपडेट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।